Good morning students and my dear friends. Today is 18th of April 2023 Tuesday. YouTube चैनल के अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ की पीडीएफ भी अपलोड होती है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस भी डेली इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वर्क टू बिकम नॉट टू एक्वायर। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया टू बूस्ट कोल पावर प्रोडक्शन। एक साइड में तो इंडिया जो है वो ग्रीनर फ्यूचर के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फ्यूल पर फोकस कर रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन है, जो कोल फ्यूल पावर जनरेशन है, उसमें भी इंडिया का फोकस बना हुआ है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग कि एक साइड तो इंडिया कह रहा है कि हमें सस्टेनेबल फॉसिल फ्यूल या सस्टेनेबल फ्यूल पर मूव ऑन करना चाहिए, और दूसरे साइड जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है उसकी कैपेसिटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़ हैं या बहुत सारे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन्हें अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एनर्जी डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। अगर कंट्री कोई डेवलप या कोई भी इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रहा है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी। और एज ऑफ नाउ अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें तो सस्टेनेबल एनर्जी में अभी इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है कि वो इस पर्टिकुलर ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। एंड दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एनर्जी डिमांड गवर्नमेंट नीड टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज कोल फ्यूल्ड पावर। और इसी वजह से इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 14.56 गीगावाट की कोल फ्यूल कैपेसिटी या कोल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो डेवलप होने जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, इंडिया इज expected to generate a huge coal fuel power generation capacity by the end of this financial year। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इस बार 14.56 गीगावाट का कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन कैपेसिटी गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है, बेसिकली ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। बड़ा प्लान क्या है? बड़ा प्लान ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 27 गीगावाट का कोल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो इंडिया को ऐड करनी है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.89 ट्रिलियन होगी। तो 27 गीगावाट का मैसिव प्लान है जिसके तहत 14 या 14.56 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो इस फाइनेंशियल ईयर 24 में डेवलप करी जा सकेगी। और ये बेसिकली जो टारगेट रखा गया है किसके लिए रखा गया है? ये जितनी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रन पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके लिए ये टारगेट रखा गया है, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन में जो कि नेक्स्ट ईयर शेड्यूल है उसमें गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इशू को रेज करना चाहती है कि उसने एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और पावर जो है वो प्रोवाइड किया है कम्युनिटी को। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नाउ रिलाइंग ऑन कोल फ्यूल पावर जनरेशन। हालांकि मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं, यूनियन पावर मिनिस्ट्री उसने कहीं ना कहीं फोकस भी किया है कि हम जो अपना एनर्जी ट्रांजिशन है, जो फॉसिल फ्यूल से लेकर के सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन के जो गोल्स हैं उसके लिए हम फुली कमिटेड हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया जैसी इकॉनमी जो कि फुल फ्लेज फॉर्म में डेवलप हो रही है, उसके लिए सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज पर एज ऑफ नाउ डिपेंड करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंडिया की अगर पावर डिमांड की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10% से एनुअली ग्रो कर रही है, और 2030 और 2035 में ये अपने पीक पर होगी। 2030 2035 में ये अपने पीक पर होगी
और अगर इस रेट की बात करें, जिस रेट से पावर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सस्टेनेबल सोर्सेज हैं, वो इंटरमिटेंट हैं और इनसफिशिएंट हैं इस पर्टिकुलर ह्यूज डिमांड को मीट आउट करने के लिए। एंड दैट इज़ वाई in order to maintain the grid stability, coal power generation is required. और रिन्यूएबल एनर्जी को जो टारगेट इंडिया ने सेट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट को अचीव करना है। इट मीन्स 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करनी है बाय 2030। इट कुड बी 500 गीगावाट, यानी 50 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी डेवलप करते हुए आगे आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 के लिए वो 500 गीगावाट सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो उसको लेकर के जो प्लान है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो टारगेट्स हैं उनको प्रॉपर सेट कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी पर ही फोकस करें। हमारी एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, एंड दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है उसमें अपकमिंग टाइम में कोल जो है वो अभी भी, या फॉसिल फ्यूल जो है वो अभी भी आगे आने वाले सालों में वो एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी मिक्स की तरह रहेगा। और अगर इंडिया के कोल रिजर्वॉयर्स की बात करी जाए तो कंट्री के पास अप्रॉक्सीमेटली 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं और इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। So definitely if we have the large capacity of this coal, then why should not use it to satiate our growing energy demand. So this is the fossil power. Total installed capacity approximately 416 gigawatt. Total installed capacity, coal based capacity approximately 205.24 गीगावाट। तो अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात है तो 416 है, जिसमें से 205 केवल और केवल कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है। कितनी और एडिशन हो रही है? अप्रॉक्सीमेटली 27 का, जैसे भी हमने डिस्कस किया 27 गीगावाट्स का और ज़्यादा एडिशन हो रहा है। और कोल बेस्ड कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू कमीशन इन दिस फाइनेंशियल ईयर अप्रॉक्सीमेटली 14.6। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। 1416 टोटल इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी, जिसमें से 205 कोल, 27 जो है वो और ऐड करी जाएगी, 14 जो है वो केवल इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड करी जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रेट से गवर्नमेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल, मोर स्पेसिफिकली कोल बेस्ड एनर्जी पर फोकस कर रही इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द डिमांड एंड ग्रोइंग एनर्जी डिमांड दैट इज ग्रोइंग अप्रॉक्सीमेटली 10% एनुअल रेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। टीडीएस revenues rises in a sign of compliance strategy work. तो TDS के थ्रू, TDS stands for tax deducted at source। तो TDS के थ्रू जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दैट इज collecting more and more या higher share of tax revenue through this source। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि TDS के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है कि जो रीसेंट कंप्लाइंसेस के रूल बनाए थे टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उनका रिजल्ट या उनका आउटकम आना शुरू हो गया है। और अगर रीसेंट डेटा को देखें तो जो TDS का शेयर है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रिसीट में वो अप्रॉक्सीमेटली 32% से इंक्रीज होकर के 39% तक पहुंच गया है इन फाइनेंशियल ईयर 22। यानी 2015 में ये शेयर जो था वो 32% था और 2022 में ये शेयर इंक्रीज होकर के 39% हो गया एज पर द रीसेंट डेटा पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे इन ऑर्डर टू वाइडन द रीच ऑफ दिस TDS सिस्टम, जिसमें कई सारे जो एग्जम्पशंस थे TDS के इंटरेस्ट पेमेंट पे वो भी हटा दिए गए थे फॉर लिस्टेड डिबेंचर। इसके अलावा ऑनलाइन जो गेम विनिंग अमाउंट है उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर उस पर भी जो टैक्स था, जो लेवी था, वो इम्पोज कर दिया गया था। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था वो ये था कि किसी भी ट्रांजेक्शन में, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है अगर वो हो रहा है तो उसमें एक पार्टी को अकाउंटेबल कर दिया गया था कि वो टैक्स कलेक्ट करे और डिपॉजिट करे टू द पब्लिक एक्सचेकर। और इन सारे रूल्स की वजह से, इन सारे स्टेप्स की वजह से जो TDS कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 39% तक इनटू द टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और अगर एब्सोल्यूट डेटा की बात हो तो अप्रॉक्सीमेटली 6.34 ट्रिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने केवल और केवल TDS के थ्रू कलेक्ट किए हैं, TDS मोड के थ्रू कलेक्ट किए हैं इन फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि 39% है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स का, जिसको अभी हमने डिस्कस किया।
तो जो TDS नेट को वाइडन किया है, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द होराइजन ऑफ TDS, उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो अब TDS के परव्यू में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंसेस जो है इंक्रीज हो रहा है, टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़्यादा TDS कलेक्शन हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट जो है वो मान रहे हैं कि जो TDS टैक्स कंप्लायंसेस है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये TDS कलेक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। बट अभी भी एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का मानना है कि जितने ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दिए हैं अंडर द TDS परव्यू दैट नीडेड टू बी रिवाइज्ड वंस अगेन, और रेट का जो रैशनलाइजेशन है वो अभी भी करने की ज़रूरत नहीं। जो गवर्नमेंट ने रीसेंट स्टेप्स लिए हैं TDS के रैशनलाइजेशन के लिए, TDS के नेट को ब्रॉड करने के लिए, TDS के कवरेज को ब्रॉड करने के लिए, उसको लेकर के एक्सपर्ट का व्यू ये है कि गवर्नमेंट ने अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो TDS के परव्यू में डाल दिए हैं। अभी भी उनका एक्सपर्ट का ओपिनियन यही है कि इस जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये और TDS के परव्यू से रिड्यूस होना चाहिए। इट मीन्स दे बिलीव दैट योर ट्रांजेक्शन शुड बी सब्जेक्टेड टू TDS एंड देयर इज अ नीड फॉर रेट रैशनलाइजेशन इन केस ऑफ TDS. So this is the expanding source of TDS. The share of tax collected at source in gross direct tax receipt has increased from 32% to 39%, and we can see किस तरीके से ईयर बाय ईयर जो है वो TDS का जो शेयर है टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर, GMR ADP पार्टनरशिप टू लियो ग्लोबल ब्रांड्स टू इंडियन एयरपोर्ट। तो GMR जो ग्रुप है वो अपने रिटेल बिजनेस को, रिटेल एक्सपीरियंस को जो कि एयरपोर्ट में जो ऑफर कर रहा है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, और इसके लिए वो अपने जो फ्रेंच पार्टनर ग्रुप है ADP उसके एक्सपर्टाइज को लीवरेज करने जा रहा है। तो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है उनका ये कहना है कि GMR ग्रुप इज नाउ वर्किंग टू अपग्रेड इट्स रिटेल एक्सपीरियंस बाय लीवरेजिंग द एक्सपर्टाइज थ्रू इट्स फ्रेंच पार्टनर ADP ग्रुप। तो नेक्स्ट जनरेशन रिटेल एरियाज जो कि एयरपोर्ट पे इस्टेब्लिश करे जाएंगे, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए, इंडियन कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए कि वो इंडियन एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करें, GMR group is going to upgrade its retail experience और infrastructure। तो जितने भी GMR के एयरपोर्ट हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ADP ग्रुप को यूज़ करने या ADP ग्रुप के साथ अलाइंसेस बनाकर GMR जो है वो काम करने जा रहा है। तो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के थ्रू ADP ग्रुप का एक्सपर्टाइज यूज़ करेगा GMR ग्रुप इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स एयरपोर्ट in such a way that it will increase the consumer consumption at airport. Apart from it, it also increase the retail experience of consumer so that world-class facility can be provided to customer or consumer at airport in case of retail sector. और इंडिया में अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो अडानी ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट इंडिया में ऑपरेट करता है आफ्टर द स्टेट रन अथॉरिटी, दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाद जो दूसरा ग्रुप है, हम बोल सकते हैं प्राइवेट ग्रुप है, वो अडानी है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट है, जिसको एयरपोर्ट को वो मैनेज करता है। लेकिन अगर हम GMR ग्रुप की बात करें, GMR ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट्स एयरपोर्ट ओवरसीज एंड मेकिंग इट इंडियाज लार्जेस्ट होम ग्रोन प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर। और अगर इस तरह से अगर GMR जो है वो अपने रिटेल एरिया को या रिटेल एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है तो डेफिनेटली GMR ग्रुप वांट टू इंक्रीज इट्स नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यू एट एयरपोर्ट्स। तो जो दिल्ली एयरपोर्ट जैसे एरिया जहाँ पर GMR ग्रुप ऑपरेट करता है तो उससे जो नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यूज़ हैं वो इंक्रीज होंगे, रिटेल से पर ज़्यादा कंजप्शन कस्टमर करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यूज़ हैं इन पर क्यों ये ग्रुप फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अगर हम देखें तो 30% जो है वो नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यू का वो यूज़ किया जाता है किस लिए, टू क्रॉस सब्सिडाइज द एयरपोर्ट चार्जेस। तो एयरपोर्ट चार्जेस को क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए जो कंपनीज हैं वो इस पर्टिकुलर रिवेन्यू नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यू को यूज़ करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30% इसका यूज़ किया जाता है और इसीलिए GMR ग्रुप हो चाहे अडानी हो, दे ऑलवेज वॉन्ट टू गिव गुड एंड बेटर रिटेल एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट्स, जिससे कि एयरपोर्ट्स पर जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी स्पेंडिंग बढ़े, उनका कंजप्शन बढ़े, उनका एक्सपेंडिचर बढ़े और जो नॉन एरोनॉटिकल रिवेन्यूज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंफोसिस वॉज अ स्पार्क सेल ऑफ इन स्टॉक ऑफ टेक फर्म्स।
तो कल निफ्टी आईटी इंडेक्स में, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है जिसमें आईटी कंपनीज हैं, उसमें हमें बेयरिश पैटर्न देखने को मिला, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1.03 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टर का वेल्थ है वो वाइप आउट हो गया। और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने अकेले इन्फोसिस को देखा तो इन्फोसिस के शेयर्स को इतना लॉस हुआ है कि दैट इज अकाउंटिंग फॉर लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द लॉसेस। तो जिसका जो आधा लॉस है उससे ज़्यादा जो है वो इन्फोसिस के थ्रू गया, यानी इन्फोसिस के शेयर्स में जो हमें वाइप आउट देखने को मिला है, जो टोटल जो वाइप आउट हुआ है उसमें आधे से ज़्यादा इन्फोसिस के शेयर्स में है। अब क्वेश्चन ये उठा है सडनली निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है इसमें हमें फॉल देखने को क्यों मिला, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो कई सारी आईटी जो कंपनीज थे उन्होंने अपने Q4 के रिजल्ट पब्लिश किए हैं। इसके अलावा आईटी कंपनीज ने अपने इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में जो अपने सेल्स के प्रोजेक्शन किए हैं वो बहुत डेसिमल प्रोजेक्शन है या डिक्लाइंड प्रोजेक्शन है या कम प्रोजेक्शन है सेल की। उनको पता है कि जिस तरह से रिसेशनरी कंडीशन चल रही है ग्लोबल लेवल पर, डेफिनेटली उतनी सेल नहीं होने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में, उतने ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले, जिसकी वजह से जो आईटी कंपनीज हैं उन्होंने अपना जो सेल प्रोजेक्शन है वो रिड्यूस किया है। और इसी की वजह से कई सारे रेटिंग डाउनग्रेड्स देखने को मिले सॉफ्टवेयर कंपनीज के, तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1.03 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टर्स का वेल्थ है वो वाइप आउट हो गया और जिससे मेजरली इन्फोसिस के शेयर्स में हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है या डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, अदानी रीपे $3 बिलियन इन प्लेजेस एंड बॉन्ड। तो अडानी ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन मार्च क्वार्टर में जो है वो रीपे किए हैं, पे बैक कर दिए हैं, जिससे कि प्रमोटर ग्रुप जो प्लेज है और जो बॉन्ड्स हैं वो विद 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वो डिक्लाइन हुआ है लोअर। तो प्रमोटर ग्रुप प्लेज जो है वो डिक्रीज हुआ। तो बेसिकली जिस तरह से रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद से अडानी ग्रुप जो है वो कंटिन्यूसली जो अपने जो डेट्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जो अपने लोन्स हैं उनको रीपे कर रहा है जस्ट टू इंश्योर द इन्वेस्टर्स कि उनके उसका जो सफिशिएंट फाइनेंशियल strength है, financial health जो है वो properly maintain। So the proceeds from approximately $1.88 billion equity funding by GQG partner and additional $1 billion from the promoter group funding were used to release the substantial part of this promoter's pledge and repay the bonds early। तो जो bonds थे उनको early उनका repayment कर रहे हैं और जो other dues थे promoter pledge थे उनको भी release कर दिया by raising the fund from 2 companies GQG partners and additional $1 billion from the promoter group's funding। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। WPI इन्फ्लेशन ईजेस टू 29 मंथ लो इन मार्च। तो इंडिया का जो WPI है, WPI स्टैंड्स फॉर होल सेल प्राइस इंडेक्स, वो अपने 29 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, 29 मंथ्स के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी से अवेयर, आपको पता होगा कि पिछले कुछ अगर हम मंथ्स को छोड़ दें तो जो WPI था वो कंटिन्यूअसली डबल डिजिट में बना हुआ था। डबल डिजिट में होने के बाद अब फिलहाल हमें WPI में डिक्रीज देखने को मिला है। और अगर हम मार्च के डेटा की बात करें तो मार्च में जो WPI वो अप्रॉक्सीमेटली 1.34% रहा इन कंपैरिजन टू द मंथ ऑफ फरवरी, जबकि WPI 3.85 था। तो 3.85 से रिड्यूस होकर के 1.34% WPI रहा इन द मंथ ऑफ मार्च। और उसका रीज़न हायर बेस इफेक्ट एमिड द कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं और जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें भी हमें सॉफ्टनिंग या ईज आउट देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये जो WPI है ये हमें डिक्लाइन होता हुआ या फॉल होता हुआ दिख रहा था बिकॉज ऑफ द softening of fuel or manufacturing product prices and higher base effect, there is a decrease in or there is a fall in the WPI based inflation, that is wholesale price index। तो अगर हायर बेस की बात करें तो जो WPI जिसको हम फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं वो लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 14.62% थी। 14.63% WPI थी। हमने बताया कि डबल डिजिट में चल रही थी कब, मार्च 22 में। एंड इट वाज द 6th कॉन्जिक्यूटिव मंथ जिसमें होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो अपने सिंगल डिजिट में बनी हुई है। इससे पहले अगर इससे 6 महीने पहले अगर हम देखें तो 18 महीनों तक WPI जो थी वो डबल डिजिट का मार्क क्रॉस किए हुए थी।
और अगर इन 18 महीनों से पहले की बात करें, बेसिकली पैंडेमिक से पहले की बात करें, तो अक्टूबर 2020 में जो WPI थी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.31 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अब समय मार्च के पीरियड में जो WPI है वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल पर आ चुकी है। अक्टूबर 2020 में 1.31% WPI थी और इसके बाद से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन में इंक्रीज देखने को मिला था और 18 महीनों तक वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होकर के अपने डबल डिजिट पर बनी हुई थी। 18 महीनों के बाद फिर से डिक्रीज देखने को मिला और 6 महीनों तक लगातार। दिस इज द 6th कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइन इन केस ऑफ WPI, और जिसमें WPI अपने सिंगल डिजिट पे बनी हुई है। तो इस बार जो मार्च के मंथ में WPI रही वो 1.34% रही, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्री पैंडेमिक लेवल के इक्वल। तो रिसेंटली कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने मंडे को डेटा जो है वो पब्लिश किया है WPI से रिलेटेड। और अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उसमें हमें -0.77% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च, जो कि फरवरी में 1.94% था। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उसमें उनके प्राइस डिक्लाइन हुए हैं, फ्यूल के प्राइस डिक्लाइन हुए हैं, हायर बेस, इन 3 रीज़न की वजह से जो WPI है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर या सिंगल डिजिट के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है फिलहाल लास्ट 29 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो अगर डिफरेंट आइटम्स की बात करें तो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, इन सब के केस में हमें प्राइस डेसिलरेशन देखने को मिला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट्स, पेपर और वुड, इसके अलावा टेक्सटाइल, फैट्स, इन सारे के अगर आप आइटम्स को देखें, प्रोडक्ट को देखें, तो इन सब में हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन या प्राइस डिक्लाइन देखने को मिला, माइनस का नंबर है, जिसकी वजह से फाइनली WPI जो है वो अपने प्री पैंडेमिक लेवल पर अप्रॉक्सीमेटली दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और एक्सपर्ट का कहना है कि पहली बार 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें डिफ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट -0.77 से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 3 years दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग द डिफ्लेशन इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लोअर टेक्सटाइल एंड मेटल प्राइसेस। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ऑफ रिलीफ वी कैन से। अगर WPI जो है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है तो ऐसा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो CPI है वो भी रिड्यूस हो सकता है। सो दिस इज द WPI इंडेक्स मूवमेंट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जो रेड लाइन है ये WPI फूड है और जो ब्लू लाइन है ये ओवरऑल WPI है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स लीड पोस्ट पैंडेमिक ट्रेड बास्केट रिजिक। तो अगर हम इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देंगे तो पैंडेमिक के बाद यानी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। और ये सीन इंडिया में भी हमें देखने को मिलेगा। अगर पोस्ट पैंडेमिक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देखें तो पोस्ट पैंडेमिक में हमें पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला। तो द शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड has increased at the cost of outbound shipment of labor intensive sectors such as gems and jewelry, engineering goods and ready-made garment। तो रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो डेटा पब्लिश किया है उसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने एनालाइज किया। दिस इज नॉट अ न्यूज़, दिस इज बेसिकली एनालिसिस डन बाय बिजनेस स्टैंडर्ड, जहां पर ये एनालिसिस ये शो कर रही है कि रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेने की वजह से, अगर हम रशिया का और इंडिया का रिलेशन देखें तो रिसेंटली पिछले कुछ मंथ से इंडिया को रशिया जो है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है। तो जिस तरीके से हम रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं उसकी वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, मोर स्पेसिफिकली जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है उसका शेयर बढ़ा है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में। पहले क्या होता था, इंडिया को अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना होता था तो उसको डेफिनेटली पेट्रोलियम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहले कॉस्टली जो इंपोर्ट मिलता था। रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जब रशिया पर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए और ये कह दिया कि रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, उस सिनेरियो में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ जो हैं उनको रशिया
जो है वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है और इंडिया जो है विदाउट एनी इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया जो है वो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ले रहा है। तो यानी इंडिया को अब सस्ता तेल मिल रहा है। अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो डेफिनेटली जो हम पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। अगर हम ज़्यादा सस्ते बना पाएंगे तो उसके इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है तो सस्ते पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे और सस्ते बनेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और उसका जो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है 13% से लेकर के 21% तक। तो 2020 में अगर 2020 का डेटा देखें तो 2020 में जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है उसका शेयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 13% था और 2023 में ये इंक्रीज होकर के 21% तक पहुंच गया। इट मीन्स अगर इंडिया इस समय 100% एक्सपोर्ट अगर इंडिया का देखें तो इंडिया अगर 100 रुपये एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें से 21 रुपये जो हैं वो किससे आ रहे हैं, पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आ रहे हैं। या उसमें 100 एक्सपोर्ट में 21 जो है वो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है जो कि 2020 में 13 था। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट के केस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 2020 में ये 3.7% था ये शेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट का, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर के 5.3% हो गया है। और इसका रीजन ड्यू टू राइजिंग शिपमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स फ्रॉम कंपनीज सच एज एप्पल एंड सैमसंग। तो हमें रिसेंटली एप्पल एंड सैमसंग के असेंबलिंग यूनिट्स इंडिया में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इंडिया से जो मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस है उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों के ही रीज़न है। अगर हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की बात करें तो रशिया की वजह से, जो रशिया डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें उसका एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हुआ तो बेसिकली स्मार्टफोन्स का जो है वो शिपमेंट इंक्रीज हुआ है। क्यों शिपमेंट इंक्रीज हुआ, क्योंकि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज जो है उन्होंने अब इंडिया से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो बात रही दो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ की जिनका एक्सपोर्ट में शेयर इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम और कमोडिटीज़ देखें जो इंडिया की ट्रेडिशनल जिसमें इंडिया का एक्सेल था, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो फॉल किया है इन दोनों सालों में। 2020 से लेकर के 2023 का अगर डेटा कंपेयर करें तो इस ड्यूरेशन में जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो 11% तक फॉल किया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन किया है, अप्रॉक्सीमेटली 25% उसका शेयर पहुंच गया इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में। इसके अलावा अगर हम देखें फार्मा एक्सपोर्ट्स तो वो अभी भी प्री पैंडेमिक के नीचे ही है, प्री पैंडेमिक लेवल के ही नीचे। प्री पैंडेमिक यानी पैंडेमिक से पहले जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो उनका जो शेयर था इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में वो 5.7% था और अभी भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बना हुआ है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 बीच का अगर ये देखें पैंडेमिक है तो इस ड्यूरेशन में इंडिया ने वैक्सीन जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करी थी, तो उस समय ये शेयर जो था वो 8.4%, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हमें फार्मा के प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्रीज हुआ है, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मा में अप्रॉक्सीमेटली हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द चेंजिंग डायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, कितना एक्सपोर्ट हम करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। 2020 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज का, बेसिकली अमाउंट का डेटा नहीं, इंपॉर्टेंट कमोडिटीज। तो एक्सपोर्ट में हमारा इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल। इंपोर्ट क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोल एंड मशीनरी। यू कैन जस्ट हैव द कंपैरिजन, अदरवाइज की पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया रशिया टॉक फ्री ट्रेड डील्स इन स्टेप अप ऑफ रिलेशंस। तो मंडे को रशिया के साइड से अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया और रशिया जो है वो FTA पर डिस्कशन कर रहे हैं। FTA स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और रशिया के बीच में बायलैटरल कमर्शियल टाई को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जबकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उस सिचुएशन में भी इंडिया और रशिया जो है वो FTA नेगोशिएशन में इंडल्ज हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशंस को, दोनों ही कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए ये FTA टॉक चल रहा है। जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कंटिन्यूअसली इंडिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि रशिया से अपने आप को डिस्टेंस करे। हालांकि ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी रशिया से इंक्रीज हो रहा है और ये रशिया जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया है इन लास्ट फिस्कल ईयर बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल दैट रशिया इज ऑफरिंग टू इंडिया। और जिस तरीके से इंडिया और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, तो ऐसा मानना है दोनों ही साइड्स का दिस विल स्टेप अप for the good relation and more deep and bilateral commercial ties between these two countries.
तो ये स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है और ये उनके काउंटर पार्ट जो कि रशिया में है उनका स्टेटमेंट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि किस तरह से रशिया और इंडिया जो है अपने बायलैटरल रिलेशन, कॉमर्शियल रिलेशन मोर स्पेसिफिकली, उस पर फोकस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। IT सेल ऑफ स्नैप्स मार्केट 9-day गेनिंग स्ट्रीक। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मिनट में कि IT इंडेक्स स्पेशली निफ्टी IT में हमें फॉल देखने को मिला रीसेंट बिहाइंड जो सेल फोरकास्ट किया है IT कंपनीज ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स डाउन हुए हैं, डाउन ग्रेडिंग देखने को मिली रेटिंग स्केल्स में, जिसका इंपैक्ट हमें IT सेल ऑफ के फॉर्म में देखने को मिला है। और ह्यूज अमाउंट का जो इन्वेस्टर वेल्थ है वो वाइप आउट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस IT इंडेक्स सेल ऑफ। और अगर गेनर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और SBI रहे। अगर लूजर्स की बात करें तो इन्फोसिस सबसे ज़्यादा, इन्फोसिस में हमें लॉस देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली -9.4% का उसका शेयर जो है वो डिक्लाइन हुआ, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा एंड HCL टेक्नोलॉजी। निफ्टी 50 में, निफ्टी IT में अप्रॉक्सीमेटली -4.7% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मैसिव सेल ऑफ इन टेक्नोलॉजी शेयर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। WTO पैनल रूल्स अगेंस्ट इंडिया इन ITC टैरिफ डिस्प्यूट। तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है किसका, WTO का, उसने मंडे को रूलिंग दी है। किस बात पर रूलिंग दी है, इंडिया के ITC टैरिफ स्ट्रक्चर को लेकर के। और क्या रूलिंग दी है, डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दी है। और इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने बोला है दैट इंडियाज इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वॉलेट इट्स कमिटमेंट अंडर द IT एक्ट अंडर दिस मल्टीलैटरल ट्रेड बॉडी। तो WTO का जो IT एक्ट है, जो IT प्रोविजंस हैं, जो IT रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया जो अपने कंट्री में, अपने टेरिटरी में जो मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर जो टैरिफ इम्पोज कर रहा है दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। और वो टैरिफ जो है वो WTO के IT रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल को वॉलेट कर रहा है एंड दैट इज वाई दिस WTO पैनल हैज रिकमेंडेड इंडिया to bring such measures with conformity with its obligation under this general agreement on trade and tariff, जिसको हम GATT 1994 के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया जिस तरीके से अपनी PLI स्कीम को प्रमोट करने के लिए जो इंडिया ने अपना टैरिफ जो स्ट्रक्चर जो इम्पोज किया था, अब उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो चुके हैं। सो दिस पर्टिकुलर रूलिंग विल डेफिनेटली प्रेशराइज द इंडिया for withdrawal of the tariff at a time when it is seeking to be the leader in case of electronic manufacturing through production linked incentive scheme. अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि जो अपलेट बॉडी है WTO की, दैट इज द हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो डिसफंक्शनल है। क्यों डिसफंक्शनल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जजेस जो है वो प्रॉपर नहीं, क्यों है, क्योंकि US जो है वो उसमें अड़ंगा डाल रहा है, हालांकि उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो डिसफंक्शनल है, हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो उसकी वजह से जो ये रिपोर्ट दी है डिस्प्यूट पैनल सेटलमेंट में, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट इंडिया के जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उस पर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन होता है कौन से कंट्रीज ने इंडिया की कंप्लेन करी थी, तो EU, चाइना और जापान ने इंडिया को ड्रैग किया था इस मैटर पे इनटू WTO। सो लेट अस सी कि ये रूलिंग का एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हालांकि अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो बोल चुके हैं कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एयर इंडिया रिवैम्प पे स्ट्रक्चर ऑफ पायलट क्रू। सो एयर इंडिया ने मंडे को अनाउंसमेंट किया है कि वो न्यू कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर लाने जा रहा है, किसके लिए, अपने पायलट और अपने केबिन के, तो बेसिकली अपने HR के लिए, अपनी वर्कफोर्स के लिए एक नया कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो एयर इंडिया ऑफर कर रहा है, एयर इंडिया लाने जा रहा है। अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया में रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिले, कई सारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी देखने को मिले, और अब HR, तो एक रीवैम्प या रीस्ट्रक्चरिंग या री इंजीनियरिंग की प्रोसेस में एयर इंडिया जा रहा है, और जिसमें HR को रिवैम्प करना, HR स्ट्रक्चर को, HR सिस्टम को रिवैम्प करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नए कॉम्पनसेशन सिस्टम के तहत गारंटी फ्लाइंग अलाउंसेस दिया जाएगा फॉर of 40 hours per month to both categories of staff। तो कई सारे अलाउंसेस, एक्स्ट्रा फ्लाइंग अलाउंसेस जो हैं वो कंपनी इसमें ऑफर कर रही है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ₹1,500 crore वर नॉट डिस्बर्स इन MPLADs इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो MPLAD स्टैंड्स फॉर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये फंड जो है वो डायरेक्टली एलोकेट किया जाता है और अपने अकाउंट से जो एमपी हैं वो इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए, किसी भी फॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ के लिए लोकल जो एरिया डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। और अगर देखा जाए, अगर रिसेंटली कई बार एलिगेशन देखने को भी मिलते हैं कि जो एमपी होते हैं वो इस पर्टिकुलर फंड को यूज़ ही नहीं कर पाते, कई बार ये अनयूटिलाइज पड़ा रहता है एमपीज के अकाउंट में क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं। और अगर रीसेंट डेटा की बात करें तो नियरली 2 वीक्स आफ्टर द लॉन्च ऑफ साक्षी पोर्टल दैट इज फॉर डिजिटलाइजिंग द फंड, दिस फंड यूज जो एमपी लैड है इसके यूज़ को डिजिटलाइज करने के लिए नया एक आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था, दैट इज साक्षी पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल था। और इस पोर्टल के लॉन्च के बाद ऐसा पाया जा रहा है कि रिसेंटली जो डेटा पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, उसने पार्लियामेंट में डेटा प्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग मोर देन थर्ड ऑफ द एमपी लैड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3,965 करोड़ जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बजटेड किया गया था, वो अनयूज या अनडिस्बर्स है। इसको तो डिस्बर्स यूटिलाइज ना बोल करके अनडिस्बर्स बोलना ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो क्योंकि डिस्बर्स ही नहीं किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। 3,965 करोड़ जो बजटेड अमाउंट था एमपी लैड का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 वो डिस्बर्स ही नहीं किया गया और ये जो नंबर है पिछले साल से भी ज़्यादा है। तो एक डिसबर्समेंट के इशू भी देखने को मिलता है और एक यूटिलाइजेशन का इशू भी कई बार एमपी लैड स्कीम में देखने को मिलता है। तो अंडर एमपी लैड स्कीम ऑल इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोवाइडेड विद द रुपये ऑफ 5 करोड़ एनुअली। 5 करोड़ रुपए एनुअली एमपी लैड के तहत दिए जाते हैं और किस लिए आता है? लोकल एरिया के डेवलपमेंटल नेचर के जो वर्क हैं, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, इन सब के लिए ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एमपी हैं ये खर्च कर सकते हैं। और अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें, ऐसे स्टेट जहाँ पर ये एमपी लैड एक्चुअली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूज़ करते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आसाम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। लेगार्ड जहाँ पर इस एमपी लैड का यूज़ नहीं हो पाता, डिसबर्स नहीं हो पाते, अनयूटिलाइज रह जाते हैं, वो है गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो दिस इज ऑल अबाउट एमपी लैड। थोड़ा सा अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो एमपी लैड के बारे में ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक डिफर रुपी क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई टिल जून। तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि यूपीआई में क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, तो जो मेजर क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं कंट्री के कौन कौन से, एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों ही फिलहाल के लिए जो रुपी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई फीचर में लिंक करने जा रहे थे उसको बाय मार्च 23 उसको फिलहाल के लिए उस प्लान को आगे आने वाले 3 मंथ्स के लिए डिफर कर दिया गया है। तो यूपीआई से जो रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा रहा था, रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई फीचर, फिलहाल के लिए जो प्लान है ये 3 महीने के लिए पोस्टपोन हो रहा है। क्यों पोस्टपोन हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चेंजेस ऑन द इशूअर साइड, दिस पर्टिकुलर डिले इज एक्चुअली अनअवॉइडेबल क्योंकि कई सारी टेक्निकलिटीज़ को भी देखना है। तो फिलहाल के लिए जो ये रुपी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई फीचर के साथ ऑफर करने की जो फैसिलिटी थी ये डिले हो गई है फॉर 3 to 4 months। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू like the initiative, please share it among your network, friends and social circle. Have a nice day. Thank you.